बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआओं के साथ हर दिन का आगाज़ होता है। वैसे तो हम अपने घर में जब इंडिविजुअली भी सोकर उठते हैं तो आई एम श्योर हर कोई अपने अपने तरीके से अल्लाह को याद भी करता है और दुआ भी करता है। और सुबह का टाइम जो लोग नहीं सुबह में उठते हैं वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है उसमें अगर आप आसमान को भी देखें तो एक अजीब सी अलग सी कैफियत होती है और उस वक्त एक सुकून सा होता है। तो वो सुबह का टाइम जो कुदरत ने हमारे लिए रखा है उसमें कुछ ख़ास बात है। इसलिए जो लोग सुबह उठते हैं या जिनको मजबूरन भी सुबह उठना पड़ता है तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा जी, अब जैसे हमारी हमेशा की तरह स्टोरी होती है, आज के प्रोग्राम में बड़े वैरीड किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं तो कुछ देर बाद हमारे साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के हवाले से जो है एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के हवाले से मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और प्राइवेट स्कूल्स के जो स्कूल शुरू होते ही इश्यूज़ हो गए हैं उसको हम डिस्कस कर सकेंगे। शुरू में जो एक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं तो वो कुछ यूँ है कि एक शख्स जा रहा था और उसने देखा कि बिजली के खंबे पे एक तहरीर चस्पियाँ हुई हुई है और उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। पता नहीं कुछ इस तरह से लिखा था कि उसने सोचा कि मैं ऐसे पढ़ लूँ। जब पढ़ने लगा तो उस पर लिखा था कि जी मेरा 50 रुपए का नोट कहीं खो गया है, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज़ ये पता है इस पर पहुँचा दीजिएगा। उस आदमी को बड़ी तशवीश हुई है और हैरत भी हुई कि आज के ज़माने में अगर 50 रुपए का नोट खो जाता है तब भी लोग अपने घर का पता दे देते हैं और कहते हैं कि जी वहाँ पहुँचा देना। बहरहाल उसको इतनी तशवीश हुई और इतनी क्यूरियोसिटी बिल्टअप हुई कि उसने सोचा कि मैं इस पते पे जाकर देखता हूँ। जब वो उस पते पे गया तो उसने आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ी अम्मा आई और उनसे उसने दरियाफ्त किया कि अम्मा ये फ़लाँ फ़लाँ घर है और क्या आपका 50 रुपए का नोट खो गया है? तो कहने लगी अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब तक तुम्हारे समेत कोई 50 से ज़ायद लोग आ गए हैं, मेरा कोई नोट नहीं खोया है। शायद मेरे हालात देखकर किसी ने ये तहरीर कहीं लगा दी है और सुबह से लेकर अब तक 50 से ज़ायद लोग आ चुके हैं और मुझे 50-50 रुपए दे चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो पता नहीं कौन था जिसने ये तहरीर लगा दी, मैंने नहीं लगाई। अब जब आप जाओगे ना वापस तो उसको फाड़ के फेंक देना। खैर उस अम्मा से बात हो गई, उनको पैसे दे दिए, वापस मुड़ा और जाते जाते उसने सोचा कि ये बात उस अम्मा ने शायद उन 50 में से 30, 35, 40 लोगों को भी कम से कम कही होगी कि जाते हुए वो तहरीर फाड़ देना, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो दिल रखने वाले, दुख इंसान के दर्द को समझने वाले, लोगों के हालात का ख्याल करने वाले लोग मौजूद हैं और ये सोचकर उसने भी इस तहरीर को नहीं फाड़ा कि शायद और न जाने कितने लोग हैं जो इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते होंगे। तो इसमें इसके डिफरेंट पहलू हैं। एक तो ये कि लोगों की मदद का एक ही तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद हो सकती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ मदद नहीं, आपने किसी की ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस भी अगर बावर करानी है तो उसके भी बड़े तरीके होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी एंड टाइम यू इन्वेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली ही आप कोई बड़ा तोहफा लेके या बड़ा काम करके ही किसी की ज़िंदगी में अच्छी खुशी ला सकते हैं। आप अपनी सोच से, अपने टाइम से और अपने आप से जो अपने आप की इन्वेस्टमेंट होती है ना, दैट मैटर्स। और दूसरी बात यह है कि देखिए मदद करने वाले भी कितने हैं और हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है तो हमारे पास तो बेतहाशा लोग हैं जो अपनी हैसियत से बढ़कर मदद करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम इतनी सारी बुरी बातें करते हैं वहाँ हमें इन चीज़ों पर खुश भी होना चाहिए कि आज हमारे वतन पे अगर कोई बुरा वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे, तो उस वक्त आप देखते हैं कि नौजवान क्या, मुअम्मर अफराद क्या, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, सब उठ खड़े होते हैं और जो अपने तय हो सकता है कोशिश करते हैं कि वो कर सकें उस मुश्किल की घड़ी में। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और क्योंकि हम न्यूज़ चैनल हैं और हम न्यूज़ का मॉर्निंग शो हैं तो हम मुश्किलात के बारे में भी आपको बताते हैं जो हम फेस कर रहे हैं। सो उन मुश्किलात को ना सिर्फ बता रहे होते हैं बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम कुछ ना कुछ रिजॉल्व कर सकें। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रीसेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपको वेदर के हवाले से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप लोग इस हवा पे ना जाइएगा। ये हवा तो ऑफिस में चलती है लेकिन घर में हवा
کافی بند ہو جاتی ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور اب تو کہ الیکٹرک کو خصوصی طور پہ میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گی آن بہاف آف ایوری بڈی آف آس, آن بہاف آف دا ویورز, جتنے لوگ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کراچی میں خصوصی طور پہ, کیونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں اور جو فیس کر رہے ہیں حالات, رات کو سونے کے ٹائم پر لائٹ چلی جاتی ہے, رات گئے لائٹ چلی جاتی ہے. اگر یہ پریشر زیادہ ہے, اگر آپ کے پاس جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں, تو رات کو کنزمپشن کم بھی ہو جاتی ہے. چلیں اے سیز وغیرہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے پاس ہیں, مگر باقی چیزیں بند ہوتی ہیں, آئرن نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لوگ رات کو, ویسے اب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنے فریج وغیرہ بھی بند کر دیتے ہیں, باقی بھی جو الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے اس طرح سے لائٹ وغیرہ وہ بھی نہیں ہوتی. سو تھوڑا سا لوگوں کی زندگیوں کا خیال کریں, یہاں کیا حالات ہیں, اور اس پہ بجلی کا نہ ہونا, جو مناظر ہیں یہ تو چند مناظر ہیں, لیکن گرمی کی شدت اس قدر, اور ہبس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ویدر اس طرح کا ہے کہ ہبس فیل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے. تو لوگ جو دفاتر میں ہیں جہاں پر ظاہر ہے یہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں, آپ کے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں اور باقی تمام چیزیں, تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت وہاں گزارتے ہیں, لیکن بالآخر گھر جانا ہے, اور گھر جائیں گے تو چھوٹے بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, کوئی پڑھ رہا ہے, کسی کے ایگزامز ہو رہے ہیں, گھر میں کھانا بننا ہے, کھانا لگنا ہے, تمام لوگوں نے کھانا کھانا ہے, اور جو گھریلو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب بہت متاثر ہو رہی ہیں. تو اس کا کوئی اسکیجول جاری ہونا چاہیے, اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. پہلے اسکیجولز جاری ہوتے تھے, شاید اب بھی میسیجز کے تھرو بھی آتے ہیں کہ الیکٹرک کو ایز اے آرگنائزیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی منظم اپنے طور سے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کنزیومر کے طور سے کب منظم ہوں گے اور کب سے کنزیومر کو افادیت محسوس ہوگی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایریاز ہیں جو ایگزمپٹڈ ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, لیکن باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور وہ بلز بھی پے کرتے ہیں اور سب بالکل صحیح ہے اپیرنٹلی, لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ بے تحاشا ہوتی ہے. پھر ایسے سلمز اور ایریاز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری ہوتی ہے اور وہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا, تو لوڈ شیڈنگ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ جو الیکٹریسٹی کے لاسز ہیں, بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باقی لوگ الیکٹریسٹی کا بل پراپر بھر رہے ہیں انہی کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. جتنے آپ کی یہ پرابلمز ہیں, جتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یا جتنی آپ باقی لوگوں کو فری آف کاسٹ بجلی بھی دے رہے ہیں, کیونکہ ایسے ادارے بھی ہیں جن کو آپ سی ایس آر کے تحت فری بجلی بھی دے رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری گڈ. ظاہر ہے ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے اور آپ کو پوری کرنی چاہیے, لیکن اس سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ الیکٹرک کو خصوصی طور پہ کہ کراچی والوں کے لیے, ویسے تو پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم خبریں سنتے رہتے ہیں, اور پچھلے دنوں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو لوگوں نے ڈائریکٹلی یہ کمپلین پہنچانے کی کوشش کی, اور ان کی طرف سے بھی اس کے جوابات آئے کہ جی اس کو ریزالو کیا جائے گا. سو لیٹس سی کہ کراچی کے معاملات کب بہتر ہوں گے اور کراچی میں اس چیز کو کب لک آفٹر کیا جائے گا. اب ایک اور نیکسٹ جو ہم سب کے لیے کوسچن ہے جو آج کل ہم سوچ رہے ہیں اور جس کے تحت ظاہر ہے ہم نے پلاننگ کرنی ہے, وہ ویدر ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. آج ہمارے ساتھ ہمارے ویدر اینالسٹ جواد میمن صاحب موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ آج کل پرسوں کیا ہوگا, کیونکہ کل میٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں پتہ چلا تھا تو شام 6 بجے میں سوچ رہی تھی کہ اب بارش ہونے والی ہے. اس کل تو بارش نہیں ہوئی, لیکن کراچی کے شاید کسی اور علاقے میں ہوئی ہو, جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر بارش نہیں ہوئی. لیکن آج جو ہے, آج کی کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے. جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, سو جواد میمن صاحب سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان سے بات کریں گے کہ اس ویکینڈ پہ کیا ہے. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر 14 اگست کو بارش ہوتی ہے, سو یہ ٹرینڈ لوگ فالو کر رہے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹیز کیوں نہیں فالو کر پاتی, جن کا کام ہے ہمیں صاف سڑکیں پرووائڈ کرنا, ہماری حفاظت کرنا, ہمارے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ ہم آرام سے اور بلا کسی پریشانی کے دفاتر آ سکیں, اسکول جا سکیں. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی سارا ڈی ریل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. جس طرح کل فاروق ستار صاحب ہمارے شو میں آئے تھے اور انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں ڈویبل ہیں, صرف ویژن کی ریکوائرمنٹ ہے اور ویجیلنس کی ریکوائرمنٹ ہے. سو ہمارے ساتھ جواد میمن صاحب موجود ہیں, ویدر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جواد صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں ہیں. جواد صاحب کیا ٹرینڈ ہے موسم کا؟ ہم نے جو فونز پہ بھی آ رہا ہے اور جو میٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی پتہ چلا کہ آج اور کل ہیوی رینز ایکسپیکٹڈ ہیں. ڈو یو گو ود دا سیم رپلائی؟
जी नुसरत, कुछ हद तक ऐसा ही है। इस वक्त बेसिकली एक वेल मार्क लो प्रेशर, जिसे हम हवा का शदीद कम दबाव कहते हैं, ये इस वक्त नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी गुजरात कच्छ रीजन के आसपास मौजूद है। और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो कल रात से जो है वो हमारे यहाँ आना शुरू हो गए हैं। सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो बारिशें रिपोर्ट हुई, बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे एरियाज में बारिशें रिपोर्ट हुई। और कल लेट नाइट जो कराची में जो सिवियर थंडरस्टॉर्म आया था, जिसने 60% तकरीबन कराची के एरियाज को हिट करा, इंतहाई सिवियर था, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो ये भी इसी सिस्टम के ज़ेर असर था। और अब अगले 24 से 36 घंटों में ये सिस्टम मजीद वेस्ट की जानिब यानी कि ओमान की जानिब मूव करेगा। तो इसके जो पुल इफेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ जो है वो यही देखने में आ रहा है कि 12, 13 और 14 और इवन के 15 तारीख तक भी इसके असरात जो हैं वो रहेंगे, जिसमें 13 और तो ये 14 हैवी रेन्स होंगी, हैवी रेन्स होंगी, क्योंकि आपने कहा कि ओमान की तरफ ये शिफ्ट होगा, तो क्या हैवी रेन्स होंगी या नहीं होंगी, इसी तरह से रहेगा ऑन एंड ऑफ फॉर जिस तरह? नहीं, बिल्कुल हैवी रेन के जो है वो चांसेस मौजूद हैं। स्पेशली शहर कराची की अगर बात करें तो आज 12 तारीख की शाम रात से लेके तकरीबन 14 अगस्त तक जो है वो 1 से 2 काफी अच्छे हैवी स्पेल हो सकते हैं। ठीक। सो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना, ये तो 14-15 अगस्त तक की आपने बात की, अगस्त का पूरा महीना इसी तरह की बारिशें हैं? देखिए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो 14 और 15 तक इसके असरात रहेंगे, जबकि इसके बिल्कुल पीछे जो है वो 16 तारीख से एक और सिस्टम जो है वो सिंध में एंटर हो जाएगा। ये जो आने वाला सिस्टम है ये भी खासा ताकतवर ही नजर आ रहा है, और ये डायरेक्टली सिंध को जो है वो ज्यादातर जमीन के ऊपर रहेगा। मौजूदा जो सिस्टम है इसके ज्यादातर जो हिस्सा है वो बहरे अरब यानी कि समंदर के ऊपर है, लेकिन अगला जो सिस्टम है वो ज्यादातर जमीन के ऊपर है, और उसके जेर असर भी जो है वो 16, 17, 18 तक जो है वो सिंध के अक्सर एरियाज में इंक्लूडिंग कराची हैवी रेनफॉल के चांसेस जो है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। तो ये मॉनसून के जो कंप्लीट वेदर है, इसका एंड आपको कब नजर आ रहा है? देखिए ऑफिशियली तो ये मिड ऑफ सितंबर तक सीजन चलता है, और जिस तरह आपको याद होगा कि लास्ट भी हमने जिक्र किया था कि थ्रू आउट अगस्त जो है वो 4 से 5 सिस्टम्स आएंगे, जिसमें 2 से 3 स्ट्रॉन्ग होंगे, और सितंबर में भी यही नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा। कुछ अभी ऐसे थोड़े बहुत ऐसे चांसेस ये भी नजर आ रहे हैं कि ये सितंबर का भी तकरीबन पूरा महीना एंड तक चला जाए मॉनसून सीजन। लेकिन फिलहाल लॉन्ग रेंज है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में इसके बारे में फिर जरूर जिक्र करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान के किसी और इलाके के हवाले से आप आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आगाह पहले भी किया गया कोयटा के मामलात में बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन उसको शायद उस तरह सीरियस नहीं लिया गया था, और बाद में जितनी डिटोरिएशन हुई वो हमारे आपके सामने, जितने डैमेजेस हुए। सो आप कोई और पाकिस्तान के किसी खास एरिया के हवाले से कुछ बताना चाहते हैं, कोई प्रेडिक्शन आपकी या कोई ऐसी फोरकास्ट? देखें, बिल्कुल बलूचिस्तान के जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ भी जो है ये जो मौजूदा सिस्टम है इसका असरात जो है वो बढ़ेंगे। अगले 18 से 24 घंटे में जो है ये जिस तरह ये सिस्टम वेस्ट की जानिब मूव करेगा, तो इसका काफ़ी असरात जो है वो सिंध के समेत बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो फैल जाएंगे। साथ ही साथ सदर्न पंजाब में भी जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल के चांसेस अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं स्पेशली वहाँ भी जो है वो काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हैवी रेंज के जो है वो चांसेस वहाँ भी नजर आ रहे हैं, इस सिस्टम से भी और अगले आने वाले सिस्टम से भी। ठीक है, विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब आपका फॉर दिस फोरकास्ट एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मेरे ख्याल में कोई भी अब नई चीज़ नहीं है, बारिश का हो जाना, डैमेजेस का होना, उसके बाद सड़कों पर निकलना अथॉरिटीज़ का, उसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होना इज़ नॉट अ रिजॉल्व। आप पहले से अपना मिशन और पहले से अपना विजन तैयार करें कि आखिरकार आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके सूबे में किस चीज़ की ज़रूरत है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। जब मुझ जैसे लोग ये समझ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग जो सीजनड हैं अपने काम में, जो सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, जो इक़्तिदार में हैं साल साल से, जिनकी फैमिलीज़ इक़्तिदार में हैं साल साल से, उनको तो बखूबी समझ में आती होगी। तो आई थिंक नॉट ओनली फॉर सिंध, मैं ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान की भी बात कर रही हूँ, बाकी इलाकों की भी बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि पंजाब में हमें उस तरह की डिटोरिएशन नहीं नज़र आती, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें इस तरह के डैमेज
ڈیمیجز نظر نہیں آتے جتنے ڈیمیجز کراچی میں ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے جو اس بار دیکھا تھا جو دل بہلا دینے والے مناظر تھے وہ بلوچستان کے تھے. سو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایکٹ آف گاڈ ہے اور آپ کو اسی وقت ہی آ گیا اور آپ پریشان ہو گئے, کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا. یہ ہر سال آنا ہے اور اس رحمت کو رحمت بنے رہنے دیں. جن لوگوں کا یہ کام ہے خدا را اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ضرور کیجئے. اور میرے خیال میں یہ کہتے ہوئے مجھے تو اپنے کریئر میں کافی سال ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا کریئر جو چل رہا ہے اس میں آپ یہ کر پاتے ہیں یا پھر کوئی نئے آنے والے اس کو کریں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وی ول ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ اسکولس اور پرائیویٹ اسکولس کی منمانیاں, پرائیویٹ اسکولس کے اپنے کلازز, پرائیویٹ اسکولس کی اپنی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی جو ان کا سرکولر ہے اس کے تحت, اور ہمارے سامنے بھی آئی. تو آپ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیجئے, ہمیں کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں بھی جاتا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے کیا آپ کو فی بڑھنے کا کوئی سرکولر آیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد.